द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। एक रॉयल फैमिली की इनकम पहले प्री इंडिपेंडेंस कहाँ से आती थी और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कहाँ से आती है, क्योंकि ये सवाल किसी ने पब्लिकली नहीं पूछा है कोई पॉडकास्ट पर जी। एंड मुझे याद है कि लक्षराज सर आए थे उदयपुर के महाराणा, तब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में यही पूछा था। तो आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू रॉयल्टी अगेन। तो ऐसा होता था कि राजी परिवार क्षत्रिय होते थे जी। तो उनके जो इंस्टीट्यूशंस चलते थे उनसे भी कमाई होती थी। स्कूल्स चलते थे, कॉलेजेस होते थे, एक रेवेन्यू आता था, फार्मिंग होती थी, आर्मी होते थे, तो उन सब से रेवेन्यू आता था। अगर स्टेट लैंड है तो उसमें एक जैसे कि एक रेंट दिया जाता है, फार्मर रेंट देगा कि आपके जो छोटे किंगडम्स आते थे उनसे एक रेंट रेवेन्यू लिया जाता था, और उससे आपका किंगडम की रीजन को चलाने के लिए लिया करता मतलब था। जिस तरह से एक गवर्नमेंट देश को चलाती है उसी तरह रॉयल फैमिलीज अपने खुद के रीजन्स को चलाते थे। जी। ओके, गॉट इट। और मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन होती थी वो मेनली फॉर द स्टेट यूज हो जाती थी। अब अलग अलग परिवारों में आई विल ऑल्सो हैव टू एडमिट कि कई परिवारों में अपना ज़्यादा खर्चा लेते थे। मतलब आई कांट से कि हर परिवार हर मेंबर वाज थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी। पर ये एक अपना जो मन में बैठ गया है ना कि रॉयल फैमिलीज के, हिंदुस्तान के जो रॉयल्टी थे वो खाली लगान लेके अपने लोगों को अत्याचार करते थे, वो गलत कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, हुए हैं ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने लोगों के बारे में इन देयर लाइफ टाइम नहीं सोचा है, पर आगे पीछे मोरलेस अगर आप देखेंगे सारे स्टेट्स वर डेवलप्ड एंड एक सेंस ऑफ नेशनहुड जो है आज भी वाज बिकॉज दे वर एबल टू फील दैट कम्युनिटी। सो व्हेन वो जो सरेंडर करा, लॉट ऑफ देम, और एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं बरोदा स्टेट में तो वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान का हिस्सा हो। द पीपल डिड नॉट वांट टू, दे ऑलवेज वांटेड कि महाराजा ही उनका अभी भी मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को सरकार बुलाते हैं लोग। वो एक दर्जा अभी भी लोग, इतने पीढ़ियां निकल गई हैं, कोई हमारा रौब नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, हम पॉलिटिक्स में नहीं है, पर तो भी वो एक है प्रेम की लोग हमें सरकार के नाम से बुलाते हैं, जो शायद आपकी दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। Am I right? क्योंकि एक पोजीशन ऑफ पावर है और लोग आपको एज द गवर्नमेंट देख रहे हैं, इन एटलीस्ट इमोशनली स्पीकिंग। आई थिंक गवर्नमेंट से भी ज़्यादा एक लीडर के तौर पे देख रहे हैं जी। एक कि ये लोग, ये परिवार सदियों से यहाँ है और अपने लोगों के प्रति उनका एक प्रेम और प्रेम भाव, सेवा भाव है। एक प्रेशर रहता है क्या आप पर एज रॉयल्टी, क्योंकि लोग आपको एज अ लीडर देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रेशर था ना, उसके हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आई थी उन दिनों टू क्रिएट अ यूनिफाइड सेंस ऑफ इंडिया, कि एक सामूहिक एक गठबंधन हो हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों का, तो उसको लाने के लिए एक पता नहीं क्यों एक मूवमेंट ही उभर के आया था कि रॉयल्टी इज़ बैड, कि राजी परिवार मतलब खराब, अत्याचारी, शोषण करने वाले। आपकी पिक्चरें जब आई थी उन दिनों की पिक्चरें, आप ठाकुर हैं मतलब वो हैं, या आप राजा हैं मतलब आप के शिकार करने निकले हैं, आप जाके दैट यू आर एरोगेंट, दैट यू आर डिबॉच्ड, आप शराब पीते हैं, और मतलब वही एक इमेज ऐसा जहन में बैठ गया था लोगों के। क्यों? पर आई थिंक वो एक नेशनलिज्म का जो एक दौर उठा जी, उसमें एक यूनिफाइड आइडेंटिटी करने के लिए जो भी आप डिसलॉज कर रहे थे उसको आप डिमोनाइज कर रहे थे। तो वेदर आप कॉलोनियल पावर को भी आप हटा रहे थे, एंड दैट इज देयर इज नो क्वेश्चन कि वो जाना ही था, और वैसे भी रॉयल्टी भी जाना ही था, पर वो जो प्रोग्रेशन में जो भी कंट्रीब्यूशन या रेलेवेंस रहा था अब तक इतने सदियों का, उसको एकदम ही नीलाम कर दिया गया जी। उन दिनों तो राजवी परिवार कहने में भी कतरा थे कि हम रॉयल हैं, क्योंकि एक ऐसा इमेज था कि
इन लोगों ने हमारा देश बेचा था गोरों को। ये एक फॉल्स स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल। आई थिंक ओवरआर्चिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ इनकम की एक्चुअली हो रही थी। जी। वो आपने प्री इंडिपेंडेंस इनकम के बारे में समझाया जी। फिर 1972 में वो प्रिवी पर्सेस जी हटा दिए गए। बहुत रॉयल फैमिलीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी। फिर क्या हुआ? क्योंकि जितना मैं समझता हूँ उस पूरे टॉपिक को, आई बिलीव कि पिवट्स हुए रॉयल फैमिलीज में। किसी ने होटल स्टार्ट कर लिए, किसी ने और बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए। जी। तो इस फेज के बारे में भी समझाइए। क्या आप लोग आपस में बैठकर आपने स्ट्रैटेजीज बनाए, या मतलब बिकॉज हु वुड यू गाइस टॉक टू? आई थिंक ऐसा दौर चला कि सब इन्वर्ट ही गए। वो ऐसा नहीं था कि एक यूनियन बन गया रॉयल्टी का कि चलो एक साथ हम ये सुलझाते हैं। ऐसा नहीं था। आई थिंक सब अपनी तरफ से अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। और रॉयल्टी का यही इतिहास में इतने अगर सेंचुरीज आपने एक लीडरशिप का रोल निभाया है, मतलब आप अडेप्टेबल हो, यू आर ओपन टू चेंज। नहीं तो कोई भी इंस्टीट्यूशन इतने सदियों नहीं चल सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में 550 से ज़्यादा रॉयल राजवी परिवार स्टेट्स होने के बावजूद आपको एक भी किस्सा नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट या रिवोल्ट लोगों की तरफ से, उनके राजवी परिवार की तरफ से। जैसे कि आप देखेंगे चाइनीज़ रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आजकल आई मीन मोस्ट ऑफ यूरोप के रॉयल फैमिलीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन क्योंकि इतने अत्याचारी थे उनके मोनार्क्स, उनके राजा रानियों, कि उन्होंने उनको एकदम ही मतलब नीलामी कर दिया। परंतु हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था क्योंकि एक रिश्ता था कायम और वो अभी भी है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज एंड कीपिंग योर ईयर टू द ग्राउंड कि मेरे लोगों को क्या चाहिए, समाज में क्या परिवर्तन लाना है। और उसी हिसाब से कई राजवी परिवारों ने अपने प्रॉपर्टीज़ को होटल्स में कन्वर्ट किया क्योंकि वो एक ज़रिया था कि आप वो प्रॉपर्टी मेंटेन हो। वो जो कुटुंब और परिवार जो उस पैलेस पे डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, वो उनका लाइफ कंटिन्यू हो। क्योंकि क्या होता था कि आपका महल है या आपका गढ़ है, आपका कासिल है, उसमें खाली ये नहीं था कि वो राजा रानी रह रहे हैं और 500 नौकर हैं। ऐसा जो मन में आपके दृश्य आता है यूजुअली जब आप बात करते हैं। वहाँ पे आपके जो स्टाफ था, कि सिक्योरिटी स्टाफ था, फिर उनका परिवार रहता था, उनके बच्चों को काम दिया जाता था। वो मतलब एक इंस्टीट्यूशन था कि एक पैलेस वाज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन विच वाज गिविंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी सिक्योरिटी टू मल्टीपल फैमिलीज। उसमें विडोज आके रहती थी, गर्ल्स थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स, ऑर्फन्स वर रेज्ड। एक ऐसा कुटुंब का एक एटमॉस्फेयर रहा करता था। मैं खुद पैसे कमाता हूँ, मैं मोस्टली उन सारे पैसों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डाल देता हूँ। पर जो रॉयल्टी होती है, आई वुड अज्यूम कि बहुत जनरेशन से ग्रेजुअली खुद की पर्सनल फाइनेंस करती आ रही है इन टर्म्स ऑफ आप इनहेरिट करते हो। तो क्या आपके दादा परदादा, उनके दादा ने भी एक पर्सनल फाइनेंस की गेम खेली थी? मतलब हैड दे आल्सो गिवन द मनी फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो होती ही थी एंड आपके बेस्ट एडवाइजर्स होते थे उसके लिए। क्योंकि आपको, अगर आप खाली अपने घर परिवार नहीं चला रहे थे, यू वर रनिंग कंट्री। उन दिनों तो आपका योर स्टेट वाज योर कंट्री, तो आपको उसको एफिशिएंटली चलाने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट करना ही था आपका। एंड बड़ौदा का तो मैं क्या कहूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा वो सेटअप बाय महाराजा सयाजीराव। तो ये फॉरवर्ड थिंकिंग हुआ करता था। एंड आप ज़्यादा करके देखेंगे तो ऑल रॉयल फैमिलीज़ का एक बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था, एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम हुआ करता था। और एक जब आप, बिकॉज आप पर्सनल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं कि जब एक बच्चा पैदा हो घर में राजवी परिवार में, तो एक अकाउंट खोला जाता था विद अ स्मॉल, आई मीन वॉट एवर सूटेबल इनकम, और वो
पूरा लाइफ वो एक अकाउंट से ही पेमेंट हुआ करता था सारा प्रैक्टिकली। ये मैंने वाकानेर में भी सुना है और बड़ौदा में भी कि एक जब या बेटा या बेटी पैदा होते थे तो एक अकाउंट चालू कर दिया करता, और उसका जो इंटरेस्ट था फिर उनकी शादियों तक वो चलता था, फ्रॉम देयर एजुकेशन टू देयर मैरिज वो एक इनकम होता था। और जब वो शादी होती थी और जो पैसा उसमें से बच जाता था वो ब्राइड को दिया जाता था। एक सेविंग्स और एक सिक्योरिटी फॉर दी, अगर बेटे का अकाउंट है तो बहू के लिए, और अगर बेटी का अकाउंट है तो बेटी के लिए। तो एक बिल्कुल सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट फाइनेंसेस। यस। प्रोफेशनली स्पीकिंग, आज के ज़माने में आई फील द मेन रोल ऑफ रॉयल्टी इज टू फॉरवर्ड टूरिज्म। एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रोल है, एंड भारत को भी उसकी एक नीड है अब। जी। Do you guys look at it the same way? हाँ, मैं सहमत हूँ आपके इस विचार से, क्योंकि इससे कई चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपकी सभ्यता संस्कृति है, आपकी इमारतें हैं जी, वो हिफाजत रहती हैं, और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो महफूज रहते हैं, एक इनकम का जरिया रहता है। और जो एक मोस्ट ऑफ आर ट्रेडिशंस, जैसे आप जानते हैं, वो वर्बली पास ऑन होते हैं। हमारा हिंदुस्तान कल्चर ऐसा रहा है कि वो ज़्यादा वर्बली लिखने की हमारे ट्रेडिशन नहीं रहे हैं इतने। आप फादर टू सन, शागिर्द, ऐसे ही आपके सारे ट्रेडिशन, आप या घराने हों या आपके परिवार के जो रस्म व रिवाज हों, वो ऐसे पास ऑन होते थे। तो अगर आज मैं ना करूं ये, तो मेरी बेटियां नहीं सीखेंगी। तो इसलिए हम अपनी छोटा प्रयास रहता है हमेशा कि हम ये ट्रेडिशंस और कल्चर जिंदा रखें। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।